गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द काइंड ऑफ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होती हैं, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मैं यहाँ पे ही दे देता हूँ। राइट, दे दूँ? चलिए देखिए, जब हम अब तक हमने टॉपिक पढ़ते आए तो हमने देखा कि वेपर प्रेशर एक प्योर सॉल्वेंट का है ना, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का कितना रहता है, और उसमें जब भी हम कुछ और सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर चेंज होता है। अगर हमारे पास दो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं तो दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स का अपने अपने वेपर बनेंगे, और जो टोटल वेपर प्रेशर है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम रॉल्ट लॉ यूज करते हैं। बट व्हाट इफ अगर एक सॉल्वेंट में हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें, मतलब आप पानी में नमक डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, ठीक है। तो ये नमक और चीनी सबसे सिंपल एग्जांपल है। नमक और चीनी ये दोनों ही नॉन वॉलेटाइल हैं, मतलब इनके वेपराइज होने का मतलब कोई टेंडेंसी वैसी नहीं है। तो ऐसे अगर हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं विद अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्यों होगा, है ना। वी विल टॉक अबाउट दैट, और इस चेंज का उसकी बाकी की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो इसका एक डे टू डे एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूं कि आपने देखा होगा कि गाड़ियों में हम एंटी फ्रीज डालते ना। इंजन कूलेंट जो होता है, कूलेंट में अगर आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो आपको बता देता हूं कि जो कूलेंट डलता है गाड़ियों में ताकि इंजन की जो हीट जनरेट हो रही है उसको क्या करना है, कूलिंग भी करनी है ना। तो लिक्विड कूल्ड इंजन जो होते हैं, कूलेंट में एक एंटी फ्रीज सब्सटेंस डाला होता है, बिकॉज जो बहुत ठंडे इलाके हैं वहां पे सर्दियों में टेम्परेचर आपका सब जीरो चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, और वहां पे वो जो इंजन के चारों तरफ वो जो कूलिंग जैकेट बनती है, अगर वो जो उसमें जो सोल्यूशन होगा, लिक्विड होगा, पानी, अगर वो जम गया तो आपको पता है कि आइस क्या होती है, एक्सपैंड करती है, मतलब वाटर एक्सपैंड्स ऑन फ्रीजिंग। तो अगर वहां पर पूरा पानी भरा और वो आइसिंग हो गई तो बेटा वो एक्सपैंड करेगा, जिससे डैमेजेस हो सकते हैं। पाइप में जो पानी होगा वो आइस बन के एक्सपैंड करेगा, पाइप फट जाएंगी, प्रॉब्लम होगी ना, और इंजन के आपके बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि सब जीरो टेम्परेचर में भी जो कूलेंट है, वो जो पूरा कूलेंट सिस्टम है, पाइप्स एंड ऑल, रेडिएटर एंड ऑल, उसमें वो जमे ना। तो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर तो फ्रीज हो जाएगा नॉर्मल कंडीशन में, बट हम चाहते हैं कि वो वाला जो सोल्यूशन है वो मे बी -5 -10 डिपेंडिंग ऑन कि किस क्लाइमेट में आप हैं, वहां पर उतने लो टेम्परेचर पे भी जाने पे फ्रीज ना हो। तो हम चाहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर जाए, नीचे चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, क्या प्रॉपर्टी चाहिए होती है, तो वो सारे इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, सारा रिलेटेड इस टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट किया जाए विद दिस टॉपिक, लेट्स नॉट डिले इट। And I hope you guys are all like happy and motivated in your preparation. तो stay motivated, stay happy and पढ़ते रहिए, और साथ साथ में ये भी कोशिश करते रहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको और डे टू डे एप्लीकेशन सीखें, उसकी समझें, ताकि हमें मज़ा है यार, हम जो पढ़ रहे हैं उसका कुछ मतलब भी है दुनिया में, ऐसा नहीं कि फालतू में हम रटे जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करेंगे, ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड की बात करेंगे, और वैन हाउ फैक्टर भी इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग विद दिस ब्यूटीफुल कोट टुडे, यस, इफ यू कुड इरेज ऑल द मिस्टेक्स ऑफ योर पास्ट यू वुड ऑल्सो इरेज द विजडम ऑफ योर प्रेजेंट। ठीक है, तो मतलब इसका मेन पॉइंट क्या है हमारे पास, मेन पॉइंट ये है कि कभी कभी मन करता है कि काश मैं अपनी पास्ट की गलतियों को इरेज कर पाता, है ना। हम सभी चाहते हैं काश मैंने वो नहीं किया होता, काश मैंने वो नहीं किया होता, बट वी ऑल आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर एक्शंस टिल दिस डे। तो अगर वो सब आपने नहीं किया होता तो आप आज यहाँ पर भी नहीं होते। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें भी जो हुई हैं वो भी उन्हीं एक्शंस का नतीजा है। आपने अगर कुछ सीखा है, आप इम्प्रूव किए हो ज़िंदगी में, तो वो उन्हीं, है ना, वो जो धक्के लगते हैं ज़िंदगी में, ठीक है, उन्हीं का नतीजा है। तो अगर वो सब कुछ नहीं हुआ होता तो आप कभी इम्प्रूव नहीं करते। तो नेवर एवर थिंक कि अगर ज़िंदगी में कुछ ख़राब डिसीजन लिए हैं, कुछ गलत एक्शंस किए हैं, तो काश मैं वो नहीं करता तो तुम एकदम लल्लू रह जाते, कहीं ग्रोथ नहीं होती ज़िंदगी में। तो ग्रोथ इज़ ऑलवेज पेनफुल, हमेशा याद रखिए, ग्रोथ इज़ ऑलवेज पेनफुल। तो इफ़ यू नॉट गोइंग थ्रू दैट पेन तो यू विल नॉट ग्रो, एंड आप ग्रो नहीं करेंगे तो फिर ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाता, राइट। चलिए, तो एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं जेईई एडवांस का। 2017 एडवांस में क्वेश्चन पूछा है। अब ये मत सोचना है एडवांस का क्वेश्चन है तो ये सर टफ होगा। लेट्स अप्लाई द फंडामेंटल जो हमने सीखे हुए हैं,
ठीक है, देखिए, फॉर अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग लिक्विड L एंड M, द वेपर प्रेशर ऑफ L प्लॉटेड अगेंस्ट द मोल फ्रैक्शन ऑफ M इन द सॉल्यूशन इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ओके, देखिए, तो ये भैया यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ M दिया गया है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब इस एंड पे, अच्छा इसको आप पॉज करके ना एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, पॉज द वीडियो एंड यू कैन प्रैक्टिस इट फॉर 1 मिनट एट मैक्स। ठीक है, देखिए, अब ये वाला जो एंड है यहाँ पे, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ M 100 है, मतलब 1 है, तो यहाँ पर आपका प्योर M है, तो दूसरे वाले एंड पे बेटा आपका क्या होगा, प्योर L। ठीक है, चलिए, और XL XM मोल फ्रैक्शन दी है, मतलब कुछ स्पेसिफिक दिया नहीं है क्वेश्चन में, बोला कि भैया ये नॉर्मल जो आपका सेटअप होता था, X इज द मोल फ्रैक्शन एंड प्लॉट हमने दिया हुआ है। करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए बेटा, आपको पता है कि ये 0 पॉइंट है ये आपका, तो आपका जो टोटल प्रेशर आएगा वो टोटल प्रेशर कैसे आता है, कैसे आता है, यहाँ पर आपका M प्योर है, 100% है, यहाँ पर आपका L आपका 100% है, ठीक है, तो उन दोनों को जोड़ते हैं ना हम, उसी से आपका आइडियल जो केस आता है रॉल्ट लॉ वाला, वो तभी तो बनता है आपका। तो रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर आएगा वो इस लाइन के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो दिस इज योर आइडियल सॉल्यूशन वाला कर्व। चलिए, पहला पॉइंट ऑप्शन दिया गया, द पॉइंट Z रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M। नहीं, प्योर वाला तो आपका ये भी यहाँ पे है, ठीक है, Z तो आपका प्योर L का बता रहा है, तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछना है, तो पहला आउट हो गया। सेकंड, अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस बिटवीन LL इन प्योर लिक्विड L एंड MM इन प्योर लिक्विड आर स्ट्रॉन्गर, अच्छा, देन बिटवीन LM, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट जो वो वीकर है अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो देखो यार, ये जो आपका आइडियल लाइन है इससे ऊपर है एक्चुअल ग्राफ, तो एक्चुअल ग्राफ उससे ऊपर होने का मतलब क्या है, इट्स अ पॉजिटिव डेविएशन क्लियरली। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होगा कि L और M के बीच में जो अट्रैक्शन है दे आर वीकर, मतलब ये मेरे सिर के पीछे आ गया, वीकर अट्रैक्शंस, राइट। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन में यही दिया है कि प्योर लिक्विड की जो अट्रैक्शन है और प्योर M की जो और L की है वो स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू L एंड M, तो मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की अट्रैक्शन कंपैरेटिवली वीकर है, दैट इज ट्रू। देन थर्ड पॉइंट, द पॉइंट Z रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड M। नहीं यार, Z आपका प्योर M को नहीं, प्योर L को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड रॉल्ट लॉ इज ओबेड व्हेन XL अप्रोचेज 1। देखिए, व्हेन XL अप्रोचेज 1, मतलब L आपका 100% है, मतलब ये वाला एंड, ये वाला रीजन, ठीक है, तो जैसे जैसे XL अप्रोचेज 1, आप इस एंड के नजदीक आ रहे हो और इस एंड के नजदीक आ रहे हो, तो आप खुद देख पा रहे हो कि जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन के बहुत नजदीक है, तो ऑब्वियसली मतलब इस रीजन में, इस एरिया में आइडियल बिहेव करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, जबकि इस रीजन में डेविएशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि आइडियल लाइन और एक्चुअल लाइन में बहुत ज्यादा गैप है। तो लास्ट ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल फंडामेंटल के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, कोई कैलकुलेशन नहीं, नथिंग, बिल्कुल प्योर बेसिक फंडामेंटल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2016 एडवांस का, मिक्सचर और मिक्सचर्स, मतलब मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई इट ऑल बाय योरसेल्फ। शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ एट 35 डिग्री सेल्सियस इज आर। देखिए, फिनोल एंड एनिलीन आपने पढ़ा ही हुआ है कि ये भैया जनाब नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, तो ये तो पॉजिटिव वाले से आउट हो गया। बेंजीन टॉल्यूइन आपका आइडियल बन जाएगा क्योंकि सिमिलर अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, देखिए एसीटोन में अगर आप अट्रैक्टिव फोर्सेज की बात करें तो एसीटोन में आपके पास अच्छी डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, पर कार्बन डाइसल्फाइड में कोई उतनी ज़्यादा अच्छी, मतलब डाइपोल डाइपोल फोर्सेज उतनी अच्छी नहीं आएंगी जितनी आपकी एसीटोन में आएगी। तो एसीटोन एसीटोन के बीच में स्ट्रॉन्गर है, और एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड के बीच में उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिल्ड नहीं हो पाएगी, तो मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी, तो यस दैट इज अ पॉजिटिव डेविएशन। और कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथेनॉल में भी, मिथेनॉल के बीच में एच बॉन्डिंग है, पर जब आप मिथेनॉल में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 डाल दोगे तो उसके साथ थोड़ी ना हो पाएगी एच बॉन्डिंग, है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज देगा दे आर कंपैरेटिवली वीकर, तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन वाला आ गया, तो ए एंड बी बोथ ऑप्शंस। देन थर्ड क्वेश्चन देखिए, 2018 एडवांस पेपर 1, प्यारा क्वेश्चन है, यू कैन पॉज द वीडियो फॉर लाइक 2 मिनट्स, आई थिंक 1 मिनट 1.5 मिनट में भी हो जाएगा ये। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। बीच बीच में ना मेरे को कभी कभी ऐसे देखना पड़ता है कि ऑडियो आ रहा है, क्योंकि 2-3 बार हो चुका है, तुम लोगों को पहले भी बताया मैंने, कई बार ऑडियो क्या है वो मिस कर जाता है, एंड मैं यहाँ से बोले चला जा रहा हूँ, लेक्चर चले जा रहा है, ठीक है, एंड देयर इज नो ऑडियो इन द फाइल।
देखिए, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन। ओके, बहुत अच्छी बात है। एट टेम्परेचर टी इक्विमोलर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। इक्विमोलर मतलब दोनों के मोल बराबर है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दोनों कितना आ जाएगा बच्चे? 0.5। तो एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी इज इक्वल टू 0.5 और टोटल वेपर प्रेशर कितना आ रहा है? 45। मतलब 45 इज एक्चुअली पी नॉट ए इंटू एक्स ए जो कि 0.5 है। मतलब तो ये कर लो आप, पी नॉट ए डिवाइड बाय 2 प्लस पी नॉट बी डिवाइड बाय 2। तो बच्चे यहां से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी कि पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इज इक्वल टू 90। ओके, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। चलिए, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। सेकंड, एट द सेम टेम्परेचर अ न्यू सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी हैविंग मोल फ्रैक्शंस XA एंड XB रिस्पेक्टिवली हैज वेपर प्रेशर ऑफ 22.5। तो नया जो सॉल्यूशन है, अब हमें नहीं पता कि उसमें मोल कितने कितने लिए गए हैं, तो मोल फ्रैक्शंस क्या है वो अननोन है, पर एटलीस्ट हमें पता है कि पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी 90 है और गिवन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 20। अगर ए का 20 है तो यहाँ से क्लियर हो गया यार कि पी नॉट ए अगर आपका 20 है और ए प्लस बी 90 है तो पी नॉट बी हमारे पास 70 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको इन्फॉर्मेशन एक तरह से गिवन ही हो गया सारा का सारा। नाउ अब ये जो 22.5 टॉर है, अब वैल्यू ऑफ एक्स ए बाई एक्स भी आपको निकालनी है। अरे यार अब कर लो ना सिंपल। तो ये जो 22.5 है, दिस इज योर 20 इंटू एक्स ए प्लस 70 इंटू एक्स बी। ठीक है, ये कर लीजिए, या फिर आप ये बोल दीजिए कि 20 प्लस एक्स बी इंटू 70 माइनस 20 50। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो यहां से आपका एक्स बी निकल जाएगा, एक्स बी निकल जाएगा तो 1 माइनस एक्स बी आपका एक्स ए आ जाएगा, तो वहां से आपका सॉल्व हो जाएगा, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपके पास आ गई, यहां से आपका एक्स बी निकलेगा और एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, एक्स ए भी निकल जाएगा तो उनकी रेशियो भी निकल जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, लेट मी कंफर्म। आंसर कितना, 19 है इसका आंसर दिया हुआ। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना है यहाँ पे फाइनली। तो एक्स ए डिवाइड बाई एक्स बी आपका 19 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2001 का 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, प्यारा क्वेश्चन क्योंकि यहां पर उपसे, अच्छा यार ये तो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है, इसको बाद में करेंगे, लेटर करेंगे इसको। ठीक है, इसको आगे केमिकल काइनेटिक्स वाले पार्ट में कवर कर लेंगे, या एक काम करता हूं, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं और बाद में आप इसको वापस से रिवाइज कर लेना, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन आपको ये समझ आने वाला है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड ए एंड बी आर 300 एंड 500। तो चलिए इनको ए एंड बी ले लेते हैं रिस्पेक्टिवली इन अ फ्लास्क। हाँ, ए और बी का आ गया ना, तो पी नॉट ए, इसको यहां लिखते हैं राइट साइड में, तो पी नॉट ए इज 300 एंड पी नॉट बी इज इक्वल टू 500। इन अ फ्लास्क 10 मोल्स ऑफ ए एंड 12 मोल्स ऑफ बी आर मिक्स्ड। ठीक है, पर बोल रहा है कि जैसे ही बी ऐड किया हमने, A starts polymerizing into a completely insoluble solid। तो आपने 10 मोल किसके लिए थे, A के लिए, 12 मोल B के लिए, पर जैसे B डाला A पॉलीमराइज होना शुरू हो गया। ठीक है, तो A जो था वो तो सॉल्युबल था, पर उसका जो पॉलीमर बन रहा है वो पॉलीमर आपका इनसॉल्युबल है। तो ऐसा समझ लीजिए 10 मोल आपने A के डाले थे, अब अगर थोड़ी देर के बाद उसमें से 2 मोल पॉलीमराइजेशन में चले गए तो 8 ही मोल बचे। तो जो एक्चुअली सॉल्यूट हुआ ए की तरफ से वो तो 8 ही मोल हुए, क्योंकि 2 मोल जो पॉलीमराइज हो गए वो तो इनसॉल्युबल हो चुके हैं, तो उनको तो काउंट करना ही नहीं है। तो हम अल्टीमेटली इसमें इंटरेस्टेड हैं कि ए के कितने मोल बचेंगे। ठीक है, जो पॉलीमराइज नहीं हुए होंगे वो जो बचेंगे ना, वही सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यस, अच्छा यार, पर ये RLVP वाला पार्ट है, इसको लेटर ही करना पड़ेगा क्योंकि RLVP का भी है ये। ठीक है, तो इसको लेटर करते हैं। ठीक है ना, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद कर लेंगे इसको में भी, तो क्योंकि RLVP वाला पार्ट इसमें है। हाँ, वो मैं भूल गया था, इसको बाद में करवाना था क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको बताया है ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। देन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट गिव्स अ सॉल्यूशन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज देन द प्योर सॉल्वेंट। कि जब आप एक प्योर सॉल्वेंट में, पानी में कुछ भी मिक्स करते हो, अब अगर जो आपने मिक्स किया वो वॉलेटाइल है तो दोनों का वेपर प्रेशर बनेगा, और अगर आइडियल सॉल्यूशन बना तो रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग निकालोगे,
या फिर पॉजिटिव डेविएशन होगी, नेगेटिव डेविएशन होगी, राइट। तो टू मिसिबल लिक्विड्स वाला केस तो हमने पढ़ लिया है रॉल्ट लॉ में, दो मिसिबल लिक्विड्स को मिक्स किया तो टोटल वेपर प्रेशर कैसा आता है। बट अगर हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, कैसा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर हम ऐड करें, लाइक नमक डाल दिया, चीनी डाल दी, देन व्हाट इज द लाइक फाइनल आउटकम, या क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्यूट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्यूट गिव्स अ सॉल्यूशन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज देन अ प्योर सॉल्वेंट। आपने कभी देखा होगा कि अंडे हम उबालते हैं तो पानी में थोड़ा सा नमक डालते हैं, कभी आपने सोचा कि अंडे उबालते समय पानी में थोड़ा सा नमक क्यों डालते हैं? सोचिएगा, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंक्लूड भी करेंगे क्योंकि वो वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। और सोचिएगा कि अंडे उबालने का नमक से क्या रिलेशन है, क्या हो जाता है ऐसा नमक डालने से। तो आप थोड़ा सोचिए उससे क्या प्रॉपर्टीज हैं जो नमक डालने से अफेक्ट हो रही हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं मैं। और ऑब्वियस बात है, आप अंडे उबालना चाहते हो तो मतलब यू आर बॉइलिंग द वाटर, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट का नमक डालने के साथ कोई रिलेशन है? चलिए सोचिए इसके बारे में, पढ़ना इसके बारे में थोड़ा सा, फिर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बट इन द केस ऑफ फोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स नॉट देयर केमिकल आइडेंटिटी दैट मेक्स अ डिफरेंस। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि हाँ, सॉल्यूट डालने से सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में असर आता है, फर्क पड़ता है, फाइन। बट चार ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें सॉल्यूट कौन है ये फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप नमक डालो कि चीनी डालो या कोई और सॉल्यूट डाल दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ेगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं। मतलब अगर आपने 1 मोल सॉल्ट डाला तब भी वही असर आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जो चेंज आएगा। और अगर आप 1 मोल चीनी डालते तब भी वही असर आएगा, वही चेंज आएगा। अब आप बोलोगे सर NaCl के पार्टिकल और चीनी के पार्टिकल में तो डिफरेंस होगा। यस, एग्जैक्टली, ठीक है। बट हाँ, अब यहां पर आप बोलोगे सर NaCl का एग्जांपल नहीं लेते, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यूरिया। एक बार यूरिया ले लेते हैं, एक बार शुगर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि NaCl टूटता है आयंस में। आप डालोगे 1 मोल और पानी में जाके वो टूट जाएंगे 2 आयंस में, तो वो 2 मोल जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई डोंट वांट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ कंफ्यूजन हियर, राइट। तो एक आपने यूरिया ले लिया और एक आपने शुगर ले लिया। तो मैं बोल रहा हूं कि बेटा अगर 1 मोल यूरिया डालोगे और 1 मोल शुगर डालोगे, जो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व किया जा रहा है दैट इज सेम इन बोथ केसेस। इट डजंट मैटर कि तुमने जो पार्टिकल डाला वो छोटा था, मोटा था, कैसा था, पतला था, कैसा था, इट डजंट मैटर, राइट। व्हाट मैटर्स इज द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, कि बॉस पार्टिकल्स कितने हैं, बराबर है, बराबर चेंज आएगा। तो सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती हैं। उनकी आइडेंटिटी मोटे पतले होने पे, उनके छोटे बड़े होने पे डिपेंड नहीं करती, right? These colligative properties, colligative means collective, these properties are relative lowering of vapor pressure, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम RLVP लिखते हैं। देन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, जो आपको मैंने नमक का एग्जांपल दिया था अंडे उबालने के लिए, वो BC में आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये 4 प्रॉपर्टीज को हम पढ़ने वाले हैं। दैट आफ्टर दैट द चैप्टर विल बी कंप्लीट। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक टर्म समझाऊंगा, वैन हॉफ फैक्टर। देखिए होता क्या है, जब हमारे पास 2 तरह के सॉल्यूट हो सकते हैं, ठीक है। एक मेरे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा यहां पे, ठीक है। और एक मेरे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट हो सकता है। अब फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट को अगर मैं पानी में 1 मोल डालता हूं, ठीक है, तो फाइनली मेरे पास 1 मोल पार्टिकल्स ही होंगे सॉल्यूशन में। ओके, तो मैंने 1 मोल डाला है तो मुझे एक्चुअली पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन में मिलेंगे, अगर वो घुल गया पूरा, तो 1 मोल ही मिलेंगे, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट में क्या है, 1 मोल डालने पे मुझे 1 मोल से ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, मोर देन 1 मोल। अब कितने ज्यादा मिलेंगे बॉस, वो डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, वीक इलेक्ट्रोलाइट था। जैसे आपने डाल दिया NaCl तो पूरा टूट जाएगा। तो आप 1 मोल NaCl डालोगे, है ना, एग्जांपल दे लेते हैं यहाँ पे। तो 1 मोल अगर आपने NaCl लिया तो बेटा ये 1 मोल Na पॉजिटिव और 1 मोल Cl नेगेटिव में टूटा, तो इफेक्टिवली तो 2 मोल पार्टिकल्स आ गए ना मेरे पास। अब ये मत बोलना सर आयंस हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, क्योंकि छोटे बड़े का तो मैटर ही नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आपने डाले एक्चुअली 1 मोल थे पर बन गए वो 2। अब आप बोल दोगे सर K2SO4 डालूंगा मैं, तो ये क्या होगा बेटा 2K पॉजिटिव प्लस सल्फेट,
एक K2SO4 3 पार्टिकल देता है, तो तुम इसका 1 मोल डालोगे तो पानी में 3 मोल आयंस मिल जाएंगे, 3 मोल पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो तुमने जितना सोचा था यार मैंने तो 1 ही मोल पार्टिकल डाले थे, उसके अकॉर्डिंग तो आंसर इतना आना चाहिए, पर एक्चुअली आंसर उसका 3 गुना आ गया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ट्रिपल हो गए थे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, सॉल्यूट में हमें ये चेक करना पड़ता है कि डिसोशिएट होने के बाद कितना बना। और मैं नहीं बोल रहा कि 100% डिसोशिएट कर जाएगा। अगर आप एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो बेटा एसिटिक एसिड तो पार्शियली डिसोशिएट करता है, तो ऐसा नहीं कि इसका 1 मोल लोगे वो आपको 2 मोल देगा, वो डिपेंड करता है कि इसका अल्फा कितना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है। तो हमें ये देखना पड़ता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब भी मैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट लूंगा वो टूटेगा, टूटने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे। ओके, एक ऐसा भी केस हो सकता है एसोसिएट कर जाए पार्टिकल्स, टूटने की जगह जुड़ना स्टार्ट कर जाए, मतलब ए के 2 पार्टिकल मिलके A2 बना लें। तो मैंने सॉल्यूशन में 100 ए के पार्टिकल डाले थे और उसने 50 A2 बना दिया, मतलब डाइमराइज करके 2 मिलके 1 बना के। तो मैंने 100 डाले थे, मिल रहे मुझे 50, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होने से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें भी जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा, कम आएगा। ठीक है, तो इस चेंजेस को पानी में जाने पे सॉल्यूट टूट के ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया या जुड़ के कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन को कंसीडर करते हैं हम, ताकि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा बहुत जो वेरिएशन आनी है, करेक्शन करनी पड़ेगी ना आपको, उसको इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय आई। ठीक है, दिस इज टू कॉम्पनसेट फॉर any association or dissociation of solute particle। ठीक है, तो कंपोनेंट फॉर एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ solute particles in solution। ओके, सिंपल है। तो आगे इसके बारे में थोड़ा और भी बात करेंगे। तो देखिए, तो वैन डर वेक्टर कैसे निकालेंगे हम। मैंने आपको बोला कि अगर 1 मोल पार्टिकल डालने से 2 मोल बन जा रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी जो आंसर आएगा वो डबल आएगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए तो आंसर भी डबल आ जाएगा। तो मेरे को जो भी मेरे कैलकुलेशन है उसको मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो मतलब जो मैं फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं उस वैल्यू को कैलकुलेट करने का, मतलब उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। यस, तो वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेशन यार बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, देखिए, तो फॉर डिसोसिएशन, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, yeah, there is some construction work, some repair work going on। तो फॉर डिसोसिएशन क्या करना आपने, जैसे NaCl है, ठीक है, वो कितने पार्टिकल में टूट गया, AB की बात कर लीजिए। AB अगर टूटता है पानी में जाके A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव में, एक सेकेंड, यस गॉट इट। इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं बेचारे का। हाँ, तो AB है, पानी में जाके वो A पॉजिटिव और B नेगेटिव में टूटा, या जरूरी नहीं है A पॉजिटिव B नेगेटिव आयंस में ही टूटे, जस्ट ऐसा बोल दो कि AB से टूट गया A प्लस B में, 2 पार्टिकल्स आए ना, तो इसके लिए I कितना आएगा 2, क्योंकि एक ने 2 पार्टिकल दिए। तो आपको बस ये देखना है कि एक पार्टिकल कितने पार्टिकल जनरेट कर रहा है। फिर जैसे मैं बोलूँ कि सर AB2 है, ये A प्लस 2B दे रहा है, 3 पार्टिकल दे रहा है, हाँ जी, तो I इज इक्वल टू 3 हो गया यहाँ पे, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं KCl की बात करूँ तो I इज इक्वल टू 2 आएगा, क्योंकि 2 पार्टिकल में टूटेगा वो K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगर मैं K2SO4 की बात करूँ तो वो 3 पार्टिकल में टूटेगा, तो I इज इक्वल टू 3 हो गया उसके लिए, राइट। और वैसे ही अगर मैं Al2SO4 थ्राइस की बात करूँ तो इसके लिए कितना रहेगा, ये 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट, तो I इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। NaOH की बात कर लीजिए, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, 2 पार्टिकल में टूटता है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर लो, HNO3 2 पार्टिकल में टूटता है, ठीक है। तो इनके लिए तो डिफाइन करना आसान है, ओके। बट अगर हमारे पास पार्शियल डिसोसिएशन हो रही है, ठीक है, तो पार्शियल डिसोसिएशन में क्या हो जाएगा, फॉर पार्शियल डिसोसिएशन, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास AB टूट रहा है A प्लस B में, ठीक है, और इसका मैं 1 मोल लेता हूं, ये स्टार्टिंग में 0 0 था, 1 माइनस अल्फा, और ये अल्फा और ये अल्फा हो गया, ठीक है। तो टोटल पार्टिकल्स मेरे पास कितने आ जाएंगे, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा वो जितना टूटना था टूट गया,
तो टोटल पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम जो मेरे पास आएंगे दैट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। ठीक है ना। चलिए अब इसको मैं आपको सिंपल फॉर्मूला देता हूं, I is equal to 1 plus n minus 1 into alpha, where n is equal to number of particles, या डिराइव भी कर सकते हो आराम से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जनरेटेड बाय वन सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, एक सॉल्यूट का पार्टिकल कितने पार्टिकल जनरेट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू n। तो जैसे यहां पर एक सॉल्यूट का पार्टिकल 2 पार्टिकल जनरेट कर रहा था, तो इस केस में यहां पर n कितना हो जाएगा 2, तो 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा आया ना 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो एक और केस देख लो, जैसे AB2 है, ये टूटा आपका A प्लस 2B, तो ये 1 0 0 था और इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये 2 अल्फा, तो टोटल पार्टिकल्स कितने हैं आपके पास, क्योंकि आपने शुरुआत में लिया 1 मोल था, पर एक्चुअली अब टोटल पार्टिकल्स कितने आ गए आपके पास 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा, दैट इज 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, तो 1 प्लस 2 अल्फा, वो वाला ओके वो एंड आपका कट रहा है, तो लेफ्ट में ले आते हैं इसको। ठीक है, 1 प्लस 2 अल्फा, यस। अब यहां पर इसके लिए n कितना हो गया 3, क्योंकि एक पार्टिकल टूट के 3 पार्टिकल दे रहा है, तो n को 3 पुट करो यहाँ पे, तो आपका ये 1 प्लस 2 अल्फा निकलेगा। तो ये सिंपल सा तरीका हो गया, सिंपल सा फॉर्मूला हो गया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा 1 होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा आपको दिया होता है कि 20% टूट रहा है, 30% टूट रहा है, कितना डिसोसिएशन हो रहा है वो आपको दिया होता है। व्हाट इफ सर एसोसिएशन हो जाए, तो डिसोसिएशन की तो बात हमने कर ली। ठीक है, अगर हम एसोसिएशन की बात करें कि यहां पर एसोसिएशन हो रही है मॉलिक्यूल के बीच में, तब क्या होगा, जैसे 2A मिलके A2 बना रहे हैं, तो देखो मैंने कहा ना एक पार्टिकल कितने देता है वो आपका n है, 2 पार्टिकल मिलके 1 दे रहे हैं, तो एक पार्टिकल कितना दे रहा है हाफ, यस। तो ऐसे केस में आपका n कितना आ जाएगा हाफ, तो I कितना आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, मतलब सेम फॉर्मूला लगेगा, बस n की वैल्यू जो आपकी वो कंपेरेटिवली 1 से कम हो जाएगी। डिसोसिएशन में 1 से ज्यादा था n, एसोसिएशन में 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, अगर 3A मिलके ट्राइमराइज कर रहे हैं, A3 बना रहे हैं, तो n कितना आ जाएगा 1/3, क्योंकि 3 पार्टिकल एक जनरेट कर रहे हैं, तो एक पार्टिकल कितना जनरेट करेगा 1/3। I इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 माइनस 1 इंटू अल्फा। बस इस तरह से आपको अप्लाई करना है वेंट ऑफ फैक्टर I। ठीक है, आगे बताऊंगा आपको वेंट ऑफ फैक्टर का बेसिकली। तो वेंट ऑफ फैक्टर का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेशन क्या है, जब I आपका 2 आ रहा है, तो 2 आने का मतलब है कि एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए पानी में डालते, कि आपने 1 मोल डाला था पर पानी में डाल के वो 2 मोल बन गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या आएगी, क्या आएगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आएगा, डबल आएगा। मतलब आपने सोचा था यार मैंने 1 मोल पार्टिकल डाले हैं, एक्स वैल्यू आनी चाहिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, पर एक्चुअली आई 2x। ठीक है, तो अगर मैं 2x को डिवाइड बाय x करूं तो क्या आ रहा है 2, और वही तो मेरा वेंट ऑफ फैक्टर है। वेंट ऑफ फैक्टर इज एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू। समझे कि जब आपका I2 आ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल आपकी उम्मीद से डबल हो चुके थे, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी फिर आपकी डबल ही आ रही होगी ना, आपने सोचा था x पर निकली 2x। तो यस, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक्सपेरिमेंटल अपॉन एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल वैल्यू ही आपका I होता है। समझे, ठीक है, एक ही हो गया, तो एक फॉर्मूला इसका ये हो गया इन टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी I का फॉर्मूला क्या आता है। दूसरा देखिए, जब पार्टिकल टूटते हैं, ओके, जब 2 पार्टिकल में टूटा, वो एक पार्टिकल जो AB था वो टूटा, या S सोचो, AB को भी छोड़ो, A2 टूटा मेरा 2A में, तो ओरिजिनल पार्टिकल का मास कितना था, A2 का मास था x, तो बेटा A का मास कितना हो जाएगा x/2। ओरिजिनल पार्टिकल का मास डबल था, अब नए पार्टिकल जो बन रहे हैं उनका मास आधा हो गया है। एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जरूरी नहीं ऐसा ही हो। अब आप बोलोगे सर अगर AB टूटेगा A प्लस B में, तो AB का मास ज्यादा होगा, पर इंडिविजुअल A और B का मास तो अलग अलग होगा ना, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा, राइट। बट आप एवरेज लेके चलो ना यार, एक पार्टिकल 2 में टूटा है, तो वो उन 2 पार्टिकल का मास आप ऐसा समझ लीजिए कि लगभग हाफ हाफ है पुराने वाले से। मतलब AB का मास अगर 40 था, तो ऐसा मतलब A प्लस B जो आ रहे हैं इनका एवरेज 20-20 ले लो, समझे। तो इंडिविजुअल पार्टिकल का मास क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो I क्या आना है मेरे पास वैल्यू, अगर AB 2 पार्टिकल में टूट रहा है तो I की वैल्यू क्या आनी है मेरे पास
2 आनी है। यस, तो ओरिजिनल मास कितना था 40, और अब जो नया मास आ रहा है इंडिविजुअल पार्टिकल का वो कितना आ रहा है 20। तो 40/20 भी मेरे पास क्या आ रहा है 2। तो मतलब मास से भी रिलेट कर सकता हूं उसको मैं एग्जैक्टली और अगर मैं बोलूं कि सर AB2 मेरे पास 3 पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए I कितना आएगा 3। ओके, तो ओरिजिनल पार्टिकल का मास कितना है, मान लीजिए 60 है। अब ये 3 पार्टिकल में टूटा तो एवरेज ले लो यार, 3 पार्टिकल का 20 आ जाएगा इंडिविजुअल मास। तो अगर मैं 60/20 करता हूं तब भी मेरे पास 3 आता है। ठीक है, तो आई का एक और फॉर्मूला भी बनता है मास के साथ, दैट इज नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल मास। ठीक है, 1 सेकेंड, आई थिंक इस सेशन अपने को जल्दी से कंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, दे आर डूइंग सम रिपेयर वर्क। ओके, एंड let me decrease the sensitivity so I will have to shout louder, or if we can just pause it for 1 minute. चलिए, तो कंटिन्यू कर लेते हैं बिकॉज कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहेगा। ठीक है, लेट्स रैप इट अप फास्ट। देखिए, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि अगर हम आई को मॉलिक्यूलर मास के साथ भी रिलेट करते हैं, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास, ठीक है, मतलब डिसोसिएशन से पहले वाला, डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब कि जब वो पार्टिकल टूटेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल बनाएंगे, तो इंडिविजुअल पार्टिकल का मास जो आप लोगे या जो एवरेज मास लोगे कि एक ने टूट के 3 बनाए, तो एक का मास अगर m था तो तीनों का अगर एवरेज आप लोगे तो m/3 m/3 m/3, दैट इज योर एबनॉर्मल मोलर मास। और अगर एसोसिएट कर जाता है कोई, तो A मिलके A2 बनाते हैं, तो इंडिविजुअल का मास आपका m है। अब जो नया बना रहा है मतलब इंडिविजुअल का मास आपका 2m है, तो एक पार्टिकल जो था उसका m हो गया, और जो नया बन रहा है उसके एक पार्टिकल का मास 2m हो गया। अब क्या आ जाएगा, तो ये m/2m आ जाएगा, तो ये 1/2 आएगा। तो यस, जब एसोसिएशन होती है तो I <<1 आता है। तो ये बेसिक सा फंडा समझ आ गया। जब एसोसिएशन होगी तो I की वैल्यू <<1 आएगी, और जब डिसोसिएशन होगी तो I <<1 आएगा। तो आपको करना है क्या सर, I का बेटा फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करना है। अब आगे जितने फॉर्मुलाज हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, सब जगह I मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो चलिए पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, relative lowering of vapor pressure। देखिए, तो फंडामेंटल रीजन फॉर दिस लोअरिंग क्या है, चलो पहले तो आपको मैं समझा देता हूं कि यार रिलेटिव लोअरिंग में होता क्या है। ठीक है, फिर देखेंगे उसका डेरिवेशन क्या है। देखिए, हमने लेट्स डिसॉल्व अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, इन मतलब वॉलेटाइल सॉल्वेंट, ऑब्वियस सी बात है। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है मतलब उसका अपना कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो बच्चे पी टोटल कितना आ जाएगा आपका, पी नॉट ए, सॉल्यूट को मान लीजिए हम बी ले लेते हैं, सॉल्वेंट आपका ए आ गया, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अब क्योंकि सॉल्यूट आपका नॉन वॉलेटाइल है तो पी नॉट बी क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0। ओके, तो पी टी बचा आपका नथिंग बट, ब्लैक में लेते हैं, तो पी टी इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और आप इसको लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू 1-XB। क्यों 1-XB क्यों लिखा हमने इसको, क्योंकि हमें इसको सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट करना है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आपका XB बढ़ता जाएगा, XA की वैल्यू घटती जाएगी, और XA की वैल्यू घटती जाएगी तो ये टर्म छोटी होगी, ये टर्म छोटी होगी, तो टोटल प्रेशर छोटा होगा। दिमाग लगाओ ना, जैसे जैसे आप सॉल्यूट ज्यादा ऐड करोगे तो XB जैसे जैसे बढ़ेगा XA घटेगा, और क्योंकि P टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, अब पी नॉट ए तो कांस्टेंट है, एक्स ए जैसे जैसे घटेगा तो पी टोटल की वैल्यू भी घटेगी। तो मतलब ज्यादा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर जो है वो घट रहा है। मतलब अगर प्योर सॉल्वेंट का पी नॉट ए था तो जो पी टोटल है वो तो उससे कम है, क्योंकि जो एक्स ए की वैल्यू आएगी, एक्स ए की वैल्यू कितनी आती है <<1, हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज तो समझ आ रही है, क्लियरली समझ आ रही है कि पी टोटल इज << पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और यू कैन से नॉट पी टोटल, यू कैन से पी सॉल्यूशन। पी सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम है, बेटा सॉल्वेंट का जितना था उससे कम हो गया ना, तो लोअरिंग हुई ना,
वेपर प्रेशर घटा ना, तो दैट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव कैसे निकालते हैं आप? रिलेटिव का मतलब होता है जो ड्रॉप आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव। ठीक है, तो चलिए ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। तो मतलब इसको अब मैं पी सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखूंगा, तो पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, तो पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये आ गया। तो अब इसको रीअरेंज करते हैं, तो पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नॉट सॉल्वेंट इज इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट। ये आ जाएगा रीअरेंज करके, है ना। पी सॉल्यूशन को उधर ले गए, इस पूरी टर्म को लेफ्ट में ले आए। ठीक है, तो बच्चे ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन है, ये वाला, दिस इज जस्ट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब उसको पी नॉट सॉल्वेंट से आपने डिवाइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, तो लोअरिंग, तो दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, तो यू कैन से कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट। डेल्टा पी का मतलब हो गया ड्रॉप, क्योंकि सॉल्वेंट के प्रेशर से सॉल्यूशन का घटाओगे तो मतलब वो आएगा कि ड्रॉप कितना आया। तो सॉल्वेंट का मान लीजिए था 80, सॉल्यूशन का आ रहा है 60, तो ड्रॉप कितना आया? 20 का आया ना। यस, तो उसको लिखा डेल्टा पी। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट इज इक्वल टू व्हाट? एक्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। दिस इज कॉल्ड RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेंट फैक्टर कहां लगाया जाता है? वेंट फैक्टर यहां लगाया जाता है, यहां पर आई आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, दैट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है ये, क्यों है? क्योंकि बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर आ रहा है? एक्स ऑफ सॉल्यूट। और एक्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब हो गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। तो जब सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तभी तो RLVP बढ़ेगा। तो RLVP is directly proportional to number of solute particles। इसलिए ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि क्या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं, रिलेटिव लोअरिंग है। अगर आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछेंगे कि सर डेल्टा पी कितना है, तो डेल्टा पी इज पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सॉल्यूट। अगर आपसे कोई सिर्फ ये पूछे कि डेल्टा पी कितना है, तो डेल्टा पी इज एक्चुअली पी नॉट सॉल्वेंट इंटू एक्स सॉल्यूट। ओके, तो ये नहीं है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डेल्टा पी इज योर लोअरिंग, डिवाइड बाय पी नॉट सॉल्वेंट इज योर रिलेटिव लोअरिंग। तो एक्सपेरिमेंटली तो चलो देखेंगे क्या वैल्यू आती है, मतलब थ्योरेटिकली क्या रीजन है इसका। तो डेरिवेशन के थ्रू आपने प्रूव कर दिया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये लोअरिंग क्यों आई। अब इसको समझते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, जेन्युइन रीजन क्या है। तो फंडामेंटल रीजन फॉर दिस लोअरिंग इन्वॉल्व्स एंट्रोपी। मतलब देखो, जब फर्श पे पड़ा पानी है, ये मान लीजिए ये पानी है, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, ये वेपर बनाएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। तो किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में जाना जब होता है, तो इक्विलिब्रियम पे जब वो आ जाएगा तो डेल्टा जी जीरो होता है ना? तो इक्विलिब्रियम पे आने पे डेल्टा जी जीरो हो जाता है। यस, फाइन। तो जब इक्विलिब्रियम आता है तो हम ये बोलते हैं कि एनर्जी अपनी मिनिमम पे और एंट्रोपी अपने मैक्सिमम पे होती है, क्योंकि एनर्जी का कम होना भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और एंट्रोपी का बढ़ना भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये दोनों ही किसी भी रिएक्शन को कहाँ लेके जाते हैं? उस तरफ जहां पर गिब्स एनर्जी ड्रॉप करती है। तो इक्विलिब्रियम पे सिस्टम ट्राई करता है कि एनर्जी को जितना कम कर सको और एंट्रोपी को जितना बढ़ा सको उतना हो जाए। तो बेटा ये जो सिस्टम आपके इक्विलिब्रियम में आ गया, प्योर सॉल्वेंट है, देखिए 1 2 3 4 5 ऊपर जा रहे हैं, राइट। और 1 2 3 4 5 5 ही नीचे भी आ रहे हैं। तो मतलब 5 पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे हैं और 5 ही कंडेंस हो रहे हैं। तो ये आपका इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू पे ऑलरेडी पहुंची हुई है। तो मान लीजिए एंट्रोपी की वैल्यू जो यहाँ पे 50 है, जस्ट एक समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए एंट्रोपी की वैल्यू यहाँ पे 50 पे पहुंची हुई है। अब आपने इसमें जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दी, ये जो ब्राउन कलर के पार्टिकल्स हैं दीज आर योर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो बेटा ये जो सरफेस था, क्योंकि इवेपोरेशन तो सरफेस ही होती है, तो पहले पूरा सरफेस प्योर सॉल्वेंट का था। अब उस सरफेस में से कुछ जगह सॉल्यूट ने ले ली। ठीक है, तो जहां से
वो सॉल्वेंट ऊपर जा पा रहा था, कुछ जगह क्या हो गई, ब्लॉक कर दी सॉल्यूट ने, कि बोले यहाँ मैं बैठ गया हूँ, अब यहाँ जब मैं बैठा हूँ तो मैं तो वॉलेटाइल हूँ नहीं, तो मैं तो ऊपर जाऊंगा नहीं और तुम्हारे को मैं जाने नहीं दूंगा। तो अवेलेबल सरफेस एरिया कम हो गया ना। पहले 100% सरफेस एरिया था प्योर सॉल्वेंट के पास, तो इवेपोरेशन पूरे सरफेस एरिया के पे डिपेंड करती है। ज्यादा सरफेस एरिया होगा मतलब पानी ग्लास में रखोगे आप, ठीक है, ग्लास में रखा हुआ पानी है, सरफेस एरिया बहुत कम है, उसी पानी को जमीन पे फेंक दोगे, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो जमीन पे गिराया हुआ पानी जल्दी सूखेगा या उतना ही पानी ग्लास में रखा होगा तब जल्दी सूखेगा? ऑब्वियसली जमीन पे फेंका हुआ, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। पर जब उस सरफेस का कुछ पार्ट सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई कर लिया तो अवेलेबल सरफेस एरिया कम हो गया, तो ऊपर जाने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या हो जाएंगे, कम। तो अब पहले 5 ऊपर जा रहे थे, अब मान लीजिए 4 ऊपर जा रहे हैं, 4 ऊपर जा रहे हैं, पर नीचे तो 5 ही आ रहे हैं, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर सॉल्यूट नहीं है तो ऊपर बोला कोई डिस्टर्बेंस नहीं चल रही। पर अब 4 ऊपर जा रहे हैं, 5 नीचे आ रहे हैं, तो डाउनवर्ड रेट बढ़ गया ना एक तरह से, तो नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स कम होंगे, क्योंकि 5 नीचे आएंगे पर उसके बदले में सिर्फ 4 ही ऊपर जाएंगे, तो एक एक का लॉस लगातार हो रहा है। तो धीरे 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 करते करते इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश होगा तो कुछ और ज्यादा वेपर नीचे आके कंडेंस कर चुके होंगे, तो ऊपर जो नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स घट चुके होंगे। तो पहले जितने वेपर ऊपर थे अब उससे कम हो गए। अब जो प्रेशर है सॉल्यूशन का वो पहले वाले के कंपैरिजन में कम है। तो पहला वाला जो प्रेशर था वो पी नॉट सॉल्वेंट था, अब जो प्रेशर है वो पी सॉल्यूशन है। समझे इस चीज को? ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया कि सर सरफेस एरिया कम हो गया था अवेलेबल। अब एक्चुअल रीजन जो यहां पर लिखा गया कि दैट इज एंट्रोपी। यहां पर मैंने आपको जैसे कहा कि यार एंट्रोपी चलिए 50 हो गई है प्योर सॉल्वेंट की, पर जब आप दो चीजों को मिक्स करते हैं, मिक्सिंग ऑलवेज रिजल्ट्स इन गेन इन एंट्रोपी। तो ये प्योर सॉल्वेंट बोल रहा है कि बॉस मेरी एंट्रोपी तो ओरिजिनली कम थी और मैंने वेपर बना बना के ना 50 कर लिया उसको, वेपर बना बना के 50 कर लिया, क्योंकि वेपर की एंट्रोपी ज्यादा होती है सॉल्वेंट से, है ना, लिक्विड से ज्यादा होती है वेपर की। तो यहां पर क्या है, यहां पर सॉल्यूट आ चुका है, तो सॉल्वेंट बोलेगा अरे यार मेरे पास तो सॉल्यूट आ गया, इसने तो मेरी एंट्रोपी वैसे बढ़ा दी। तो पहले जो काम मेरे को वेपर बना बना के करना पड़ रहा था, वो 50 की एंट्रोपी जो मैंने वेपर बना बना के अचीव की थी, उसमें है ना ये सॉल्यूट के आने से ना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आ गया है। तो 50 में से क्या होगा कि 10 पार्ट अगर इसने कंट्रीब्यूट कर दिया है मेरे को एंट्रोपी में, मिक्सिंग से हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है, तो मेरे को मतलब 40 की एंट्रोपी जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 इसने दे दिया 50 हो जाएंगे। तो ये उतने ही वेपर बनाएगा जिससे वो 40 की एंट्रोपी आए। तो पहले ये उतने वेपर बना रहा था जिससे पूरी 50 की एंट्रोपी जनरेट हो, तो पहले ये ज्यादा वेपर बना रहा था क्योंकि सारी एंट्रोपीज को अकेले ही जनरेट करनी है, इंक्रीज करनी है। अब ये नंबर ऑफ वेपर कम बनाएगा क्योंकि थोड़ी सी एंट्रोपीज को मिक्सिंग की वजह से मिल चुकी है। तो दैट इज द रीजन, समझ आया? कि वो जो एंट्रोपी में गेन आना था वो थोड़ा सा पार्ट ऑफ सॉल्यूट ने ही कंट्रीब्यूट कर दिया, तो सॉल्वेंट पे लोड कम हो गया तो कम वेपर बनाएगा ऊपर। तो दैट इज द रीजन व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस व्हेन यू डिसॉल्व अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। समझ आया? यस, कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन, क्या कर सकते हैं। ठीक है, मेरा देश बन रहा है, ठोका पीटी चल रहा है सब जगह। चलिए कोई बात नहीं, तो चलता रहेगा। तो ये हो गया। अब इसको, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम ना थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। तो बेटा आपने जो फॉर्मूला पढ़ा इसको मैं अब वो ले लेता हूँ, ए को मैं सॉल्यूट मानता हूँ, ठीक है, ए मेरा सॉल्यूट हो गया और बी को ले लिया मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट। ऐसा कर ले या नहीं, एक काम करते हैं, स्मॉल एन हो गया मेरे पास मोल ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल एन से मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एन से हो गया मोल ऑफ सॉल्वेंट। ओके, चलिए अब इसको फिर से लिखते हैं। तो बेटा ये हो गया पी सॉल्वेंट, या सॉरी पी नॉट माइनस पी एस। तो पी नॉट इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पी नॉट का मतलब ये कि प्योर सॉल्वेंट का है, और पी एस का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे, ठीक है, इसे के पीछे नहीं आ रहा ना। तो देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। अब इसको पलटा मार दो, रेसिप्रोकल कर लो इसका। तो रेसिप्रोकल करने पे क्या हो जाएगा,
पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन प्लस कैपिटल एन अपॉन एन, जिसको आप लिख सकते हो एन बाय एन प्लस, तो मतलब 1 प्लस कैपिटल एन डिवाइड बाय एन। यस, अब 1 को लेफ्ट में ले जाओ, तो 1 को लेफ्ट में ले जाने से क्या हो जाएगा, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये पी नॉट माइनस पी नॉट, अरे यार, पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन बाय एन। तो ये उड़ गया, ठीक है, ये आ गया। चलिए अब इसको फिर से पलटा मार दो, फिर से मतलब रेसिप्रोकल ले लो उसको, तो अब आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन बाय कैपिटल एन। ये आपका रीअरेंज होके नई फॉर्मूला बन गया। ये ज्यादा आसान है, क्यों, एक के मोल डिवाइड बाय दिस मोल प्लस दिस मोल, दो चीजों को ऐड करोगे फिर, तो ये ना कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, तो ये फॉर्मूला में कैलकुलेशन लंबी है। तो इन दो फॉर्मूलाज में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऊपर वाली टर्म सेम है, डेल्टा पी सेम है, बट पहले वाले ओरिजिनल फॉर्मूला में यहाँ पी नॉट है और नए वाले फॉर्मूला में यहाँ पर पी एस है, ठीक है। तो डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बाय एन, दैट इज सिंपल टू सॉल्व, जस्ट रेशियो है, नीचे कुछ ऐड करने वाला फैक्टर नहीं है, तो योर कैलकुलेशन विल बी रिलेटिवली सिंपलर। तो ये वाला फॉर्मूला आप ज्यादा कॉमनली यूज कर सकते हैं। तो ये मत सोचना इसमें कोई मैंने जुगाड़ लगाया है, जुगाड़ नहीं लगाया यहाँ पे कि कुछ हमने अप्रोक्सीमेशन लिया, नहीं, हमने जस्ट रीअरेंज किया पूरी इक्वेशन को। तो दिस फॉर्मूला विल बी लाइक वेरी 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 यूजफुल फॉर यू इन द फ्यूचर कैलकुलेशंस, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके, समझते हैं इसको, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, देखिए, और साथ में इसका सोल्यूशन भी दूंगा आपको मैं, ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 640, तो प्योर बेंजीन का, ठीक है, तो पी नॉट बेंजीन आ गया 640। अ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, देखिए नॉन वॉलेटाइल है वो तो हमें चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है मतलब कोई टूट फूटने वाला काम नहीं है, मतलब आई की वैल्यू 1 है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट मेंशन करने का मतलब हो गया आई, इन्होंने पहले बोल दिया कि बॉस वेंटर फैक्टर की चिंता ना करो, वो 1 ही है, ठीक है। वेइंग 2.175 ग्राम इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो बेटा सॉल्यूट का मोलर मास तो हमारे को पता नहीं है ना, तो इसके नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, मतलब वो इन्होंने पूछा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ही पूछा गया है, ठीक है। 39 ग्राम ऑफ बेंजीन है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कितना है, 600, तो पी सॉल्यूशन इज 600। तो जब भी आपको, अब आपको पढ़ के समझ आ जा रहा है कि यार ओरिजिनल सॉल्वेंट का ना 640 था, सॉल्यूट डालने के बाद ना 600 रह गया, ड्रॉप कितने का है, 40 का ड्रॉप आया, तो सिंपल मतलब फॉर्मूला लगे ना आरएलवीपी का, एज पर आरएलवीपी क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा पी अपॉन पी एस ले लो सिंप्लीफाई करने के लिए, इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल एन। तो डेल्टा पी कितना बेटा, ड्रॉप कितना आया, 640 माइनस 600 मतलब 40 का ड्रॉप आया, और सॉल्यूशन का कितना है 600, दिस इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है बेटा 2.175 अपॉन एम, उसका मोलर वेट जो कि हमें निकालना है, अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट 39 अपॉन बेंजीन का कितना होता है 78, ठीक है, बस सॉल्व हो गया, निकल गए हम, डन 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 डन, सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये है, ऐसे सॉल्व करना है आपको आरएलवीपी का क्वेश्चन, ये आप आपको पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब देखो इन्होंने प्रॉपर फॉर्मूला लगाया है एन प्लस एन करके ना, बहुत लंबा हो जाता है, ये नहीं करा आप, सिंपल वाला फॉर्मूला जो हमने रीअरेंज करके निकाला है उससे कर लीजिए, ठीक है। तो यस, आईआईटी का पुराना क्वेश्चन है, आरसी मुखर्जी से लिया हुआ है, ठीक है, इतना लंबा कैलकुलेशन अपने को नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 25 डिग्री सेल्सियस 640, ओके, अच्छा मेरे को लगा मेरे रिपीट ना हो गया वो सेम क्वेश्चन, 640 प्योर बेंजीन का, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इन बेंजीन एट द सेम टेम्परेचर 632, मतलब 8 का ड्रॉप आया है, तो मतलब मुझे पता है कि बॉस डेल्टा पी इज 8 mm ऑफ मर्करी, कैलकुलेट द मोलैलिटी, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अगर मिल गए तो मोलैलिटी भी निकाल लेंगे। चलिए, तो डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बाय एन अप्लाई करेंगे, तो डेल्टा पी आ गया 8 और सॉल्यूशन का 632 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन, ठीक है, तो एन बाय एन निकाल लो, एन बाय एन कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ठीक है, 632, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.0126, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि फॉर 1 मोल ऑफ बेंजीन हमारे पास कितना सॉल्यूट है, वी हैव 0.0126 मोल ऑफ सॉल्यूट,
ठीक है, मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोलैलिटी कितनी आ जाएगी? मोल ऑफ सॉल्यूट कितने बेटा? 0.0126। कितने बेंजीन में? 1 मोल बेंजीन में। 1 मोल बेंजीन का मतलब कितना होता है? 78 ग्राम बेंजीन, है ना। तो 1 मोल बेंजीन इज एक्चुअली नथिंग बट 78 ग्राम। 78 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, 0.078, 0.078। ठीक है, चलिए चल जा, खुल जा भैया। 0.078 कितना आ रहा है? 0.16228। बस निकल गई मोलैलिटी। रिलेट ही तो करना था, तो इस रेशियो से ही हमने बता दिया। रेशियो का मतलब क्या है कि बॉस 0.0126 मोल ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट, एंड 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट यहां पर 78 ग्राम है। तो मोलैलिटी क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। डन, कंफर्म भी कर लेते हैं। इनका 156 आ रहा है, हमारा 16 आ रहा है। ठीक है, तो कुछ तो पोपट कहीं ना कहीं हुआ है। अच्छा हाँ, मैंने ना थोड़ा सा करेक्शन किया था। इन्होंने यहाँ 640 की जगह इसको 639.7 लिया हुआ था, और 632 की जगह इसको 631.9 लिया था। तो आई आई जस्ट मेड इट राउंड नंबर, राउंड फिगर कर दिया उसको मैंने, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, पता नहीं क्यों, मतलब बुक्स वाले ऐसा करते हैं। 639.7, अरे भाई 0.3 दे दो ना यार, ग्रेस नंबर दे दो उसको, कर दो राउंड फिगर उसको, बेचारा वो भी दुआ देगा तुम लोगों को। ठीक है, कैलकुलेशन वाला भी दुआ देगा। ठीक है, सो दैट इज द रीजन यहाँ थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 23.756 mm ऑफ मर्करी। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 285 ग्राम सुक्रोस? अब सुक्रोस भी एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, जो टूटता फूटता भी नहीं है, मतलब कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं। तो सुक्रोस के लिए आई इज इक्वल टू 1 है आपका, सिंपल। तो आई की टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इतना है। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? ठीक है, ओके चलो फिर इसको सॉल्व ही करते हैं। 100 ग्राम ऑफ वाटर है, ओके डन। तो ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बाय एन, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो पी नॉट आपको दिया गया 23.75 माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? 285। अरे ठीक है यार, उसके नंबर ऑफ मोल निकाल लो। 285 अपॉन 342 इसके नंबर ऑफ मोल आ गए, और वाटर के मोल कितने आ गए? 5.55। क्यों? क्योंकि 1000 ग्राम में 55.55 होते, तो 100 में कितना आ जाएगा? 5.55। तो यहाँ से आपका पीएस निकल जाएगा सॉल्व, सिंगल वन लाइन, है ना। देखो इतना लंबा किया है, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है बॉस, पर वो जस्ट स्टेप बाय स्टेप है ना, फॉर नए बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, सो दैट आई डोंट हैव टू गो लाइक 1 स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। सीधा लिखा, सॉल्व किया, डन किया। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी ये सोल्यूशन दे दिया है। तो आई होप दिस मेथड ऑफ डूइंग सब्जेक्टिव क्वेश्चन इज ईजियर, ताकि तुम लोगों का डिटेल सोल्यूशन भी मिल जाएगा तुम लोगों को। सर वो स्टेप कहाँ गया, सर ये कैसे कर दिया आपने। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोलर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर वाटर। मोलर लोअरिंग का मतलब यही होगा कि एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो मोलर लोअरिंग का मतलब 1 मोल सॉल्यूट। ठीक है, इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यही होना चाहिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो यही दिमाग लग रहा है मेरा। ठीक है, तो चलिए, मोलर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है ना, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बाय एन। तो ये कितना आ जाएगा? इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। सिर्फ मोलर लोअरिंग पूछी है, रिलेटिव लोअरिंग नहीं पूछी यार। तो यहाँ का मतलब हो गया कि डेल्टा पी इज नथिंग बट पी एस इंटू एन बाय एन। अच्छा नहीं 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 नहीं, ये वाला सॉल्यूशन ना उल्टा, ये वाला फॉर्मूला उल्टा पड़ जाएगा अपने को, इससे फायदा नहीं होगा। ओरिजिनल वाला फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। क्यों? क्योंकि पी नॉट हम जानते हैं। सर कहाँ जानते हैं सर? पी नॉट कहाँ दिया सर? 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी का वेपर प्रेशर। बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल करता है ना नॉर्मली, यस। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट एनटीपी, मतलब एट 1 atm प्रेशर, स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो इसलिए जब कोई चीज बॉईल करती है तो उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए ट्रिकली, इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक, और 100 डिग्री सेल्सियस पे बेटा क्या होता है?
मतलब नॉर्मली आपका एटमोस्फेयर प्रेशर कितना होता है 180 में कितना होता है 760 mm ऑफ मर्करी, तो इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है 760 mm ऑफ मर्करी। तो इन्होंने ये चीज आपके दिमाग पे छोड़ रखी थी। तो पी नॉट जो आपका वो, इसलिए डेल्टा पी कितना आ जाएगा पी नॉट दैट इज 760 इनटू मोलल है ना, तो 1 मोल सॉल्यूट है, हाँ तो एन की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 55.55 प्लस 1। तो ये सॉल्व कर लो, आई थिंक इससे निकल जाना चाहिए। अब इसको आंसर भी चेक कर लेते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा ही किया कि नहीं किया हुआ है। क्या किया इन्होंने, n/n+1, n को 1 लिया है, अरे वाह नाइस, एग्जैक्टली सेम चीज करी है, ठीक है। हाँ तो वही है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट है तो उसका एटमोस्फेयर प्रेशर के बराबर आया। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, देख लेना, अदरवाइज एक लाइन में तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, ठीक है, मजा आ रहा है। अच्छा मान लो अब जैसे हमने किया, हम तो एक ही सॉल्यूट की बात कर रहे हैं सर, 2 सॉल्यूट डाल दिए सर, शुगर भी डाल दी है, यूरिया भी डाल दिया है, 2 चीजें डाल दी अगर हमने, तो क्या करेंगे? अरे तो भी कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज व्हाट मैटर्स। इससे फर्क नहीं पड़ता कि छोटे मोटे पतले दुबले कैसे हैं, तुम अगर 3-4 सॉल्यूट भी मिक्स कर दिए ना, तो सबके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब सबके नंबर ऑफ मोल लेके एन निकाल लो, बस टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट ले लो। तो ऑल वी नीड इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट टोटल। तो अगर मल्टीपल सॉल्यूट भी मिक्स किए तो टोटल मोल लेके सॉल्व करो। देखिए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो 180 ग्राम का मतलब है 5, नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, 10 मोल है ना, 10 मोल वाटर हो गया। इधर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 0.005। अरे वाह, रिलेटिव लोअरिंग दी हुई है, तो हमने पता है कि RLVP कितना होता है x ऑफ सॉल्यूट, तो रिलेटिव लोअरिंग दे रखी है आपको 0.005, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा x ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो 10 डिवाइड बाय m अपॉन 10 डिवाइड बाय m प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, बस सॉल्व करो m निकल जाएगा आपका। तो डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी थी, और आई की वैल्यू 1 है क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया। तो जब भी ऐसा मेंशन नहीं किया हो कि इलेक्ट्रोलाइट है, टूटेगा फूटेगा कुछ भी होगा, मतलब बाय डिफॉल्ट आई आपका 1 आएगा। ओके चलो, हाँ ये वाला हो गया सॉल्व। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जब भी क्वेश्चन नया है अब इसको पॉज करके यू कैन ट्राई इट फॉर 1 मिनट, ठीक है। आई थिंक इस सेशन में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस आई थिंक आ सकती हैं, पर चलो ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में अपन थोड़ा सा शांत एनवायरनमेंट में करेंगे जब ये सब चले जाएंगे। Calculate the weight of urea which must be dissolved in 400 gram of water so that final solution has a vapor pressure 2% less। 2% लेस का मतलब है कि अभी जितना भी है 100 मान लो, 2% कम हो गया 98 हो गया, सीधा वैसे ही ले लो ना यार। अब बोलोगे सर आप 100 कैसे मान सकते हो, परसेंटेज दी है तो इन्होंने ऐसा तो मेंशन करा नहीं कि अभी इतना है, अब किसी भी टेम्परेचर पे वो हो सकता है ना, वो एट एनी टेम्परेचर ये हो सकता है, ऐसा तो नहीं मैं बोल रहा कि टेम्परेचर का कोई रूल नहीं है। मान लो किसी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का 100 था और 2% का ड्रॉप आया तो नई वैल्यू 98 आ गई, ठीक है। चलो अगर प्रॉपर तरीके से करना है वो भी कर सकते हैं, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस भी करना है अगर आपको तो वो भी कर सकते हैं। पी नॉट कितना है, पी नॉट तो पी नॉट है, पी एस कितना है 2% कम हुआ है, तो पी एस इज एक्चुअली 0.98 पी नॉट अपॉन 0.98 पी नॉट इज इक्वल टू वेट ऑफ यूरिया, तो एन ऑफ यूरिया डिवाइड बाय 400 अपॉन 18, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से अब आ गया ना यार, ऑब्वियस सी बात है, तो पी नॉट तो आपका उड़ गया ना, तो 1 माइनस 0.98 कितना बचा आपका, वही तो बात आ गई घुमा फिरा के 0.02 अपॉन 0.98, वही तो बोल रहा था मैं, 2/98 लिख लो यार, 100 लेके चल पड़ो, घुमा फिरा के बात वही आनी है। तो यहाँ पे मोल ऑफ यूरिया निकल जाएंगे, मोल ऑफ यूरिया निकल जाएंगे, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60 से मल्टीप्लाई कर लो, डन खत्म, ठीक है। चलो तो उसको लिख ही लो यार, वेट अपॉन 60 अपॉन 400/18, यहाँ से वेट जो आएगा दैट इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको दे रहा हूं तुम लोगों को होमवर्क, देना क्या होमवर्क, चलो छोड़ो यार सॉल्व ही कर लेते हैं, काय को देना बच्चों को होमवर्क। इसको एक बार पॉज करके ट्राई कर लो अपने एंड के ऊपर, ठीक है। एंड एक सेकेंड, अच्छा ये एंड वाला पार्ट जो अपना थोड़ा सा अब आया ना, अच्छा नाइस बॉय, ठीक है। देखिए तो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट
CaNO3 ट्वाइस। कैल्शियम नाइट्रेट टूट के क्या बनाएगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 नाइट्रेट, तो 100% टूट जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इन अ डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 70%। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अच्छा आई इज इक्वल टू 3 नहीं है बॉस, आई इज इक्वल टू 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू अल्फा, क्योंकि एक पार्टिकल टूट के 3 बना रहा है तो एन की वैल्यू 3 हो गई, और उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 70% दिया है, तो मतलब 0.7, आई की वैल्यू निकल जाएगी तुम्हारे यहाँ से। नाउ इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 760, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, लगा लो RLVP। तो पी नॉट कितना है 760 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू आई इंटू एन बाय एन, बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो अब आपको आई मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, नथिंग न्यू, ठीक है। 7 ग्राम सॉल्ट है तो यार कैल्शियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, मॉलिक्यूलर वेट निकालो, 7 डिवाइड बाय वेट नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, और 100 ग्राम वाटर तो 5.55, ठीक है। डन डना डन डन हो गया, ओके। चलो हाँ, इसका सॉल्यूशन नहीं है आगे, डन। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ओस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड। तो अभी ये सेशन हो गया 1 घंटे का, एक काम करते हैं ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड को भी नेक्स्ट सेशन में ले लेते हैं, ठीक है, डोंट वरी, इसको नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं इतना बोलूंगा कि ओस्टवाल्ड वॉकर से मेथड को अगर थोड़ा सा पढ़ लो तुम, थोड़ा अपने बुक्स में या कहीं भी रेफरेंस बुक में, सो दैट यू हैव अ लिटिल बिट आइडिया, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो इसके ऊपर RLVP वाले पार्ट पे। DPP वाले क्वेश्चन भी तुम कर सकते हो अभी, ठीक है। अभी हमने RLVP वाला पार्ट कर लिया, आई थिंक अप टू 40 वाले क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई ऑल्सो अपलोड द सोल्यूशन टू द DPP। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस एंड डिस्टर्बेंस, अगर सेशन के बीच में हुए हो मुझे सुनना पड़ेगा लेक्चर अभी। एंड कीप शेयरिंग, कीप स्प्रेडिंग द लव, कीप स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट कैनवस क्लासेस। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।